तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो तुम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन सबसे अच्छा हो सकता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की संरचना का अध्ययन सबसे अच्छा हो सकता है। किस में हो सकता है? प्रोफेज में, मध्य मेटाफेज में, एनाफेज में एंड अंत्यावस्था टेलोफेज में। बताओ तो अगर क्लास किए होगे तो तुम लोग देखे होगे कि दो क्रोमोसोम जो है एक जगह, इस तरह से दो क्रोमोसोम होते हैं जो एक पॉइंट पे ये लोग आके मिले रहते हैं और ये छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और तब इसको गुणसूत्र कहते हैं। ये अवस्था मेटाफेज में है जो आराम से दिखता है माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम। चलो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। शर्करा, एडेनिन, डबल हेलिक्स, यूरासिल। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा है जो डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलता है? शर्करा, एडेनिन, डबल हेलिक्स, यूरासिल। तो तुम लोग पता है एडेनिन जो है वो दोनों में ही मिलता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन में थाइमिन जो है सिर्फ नहीं मिलता आरएनए में, उसकी जगह यूरासिल होता है। तो तीन बेस तो होगा ही, यानी एडेनिन जो है इसका आंसर सही क्या हो गया? एडेनिन। चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग 28, प्राथमिक संकुचन में इनमें से क्या पाया जाता है? प्राथमिक संकुचन में इनमें से क्या पाया जाता है? क्रोमोमियर, टेलोफेज, सेंट्रोमियर, सैटेलाइट। तुम लोग को ये बताया गया था क्रोमोसोम का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, याद होगा बच्चों। क्रोमोसोम का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग, इस तरह से यहाँ पर संकुचित हो जाता है, फिर जो है इस तरह से, और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है इस तरह से तुम लोग पढ़े थे, याद है तुम लोग को। तो ये जो प्राथमिक संकुचन है, ये जो यहाँ प्राथमिक संकुचन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम का, इसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमोमियर पाए जाते हैं, टेलोफेज, सेंट्रोमियर या सैटेलाइट। तो पता है यहाँ पर सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, ये तो तुम लोगों को पता है। इसका आंसर होगा कि प्राथमिक संकुचन में सेंट्रोमियर। जो यहाँ पर द्वितीयक संकुचन है, यहाँ पर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। चलो 2 क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि माइटोसिस के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोसिस के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं? प्रोफेज, एनाफेज, ये सबसे लास्ट वाली नहीं, पहली अवस्था में होगी। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? लुप्त हो जाती है, तो वह है प्रोफेज में। याद रखोगे, प्रोफेज आद्य शुरू वाली अवस्था। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है और फिर से केंद्रक झिल्ली कब आ जाती है बताओ? लास्ट वाला अवस्था में। अगर क्वेश्चन आए कि किस में फिर से, ये तो झिल्ली लुप्त हो गई और फिर कब वापस कब आ जाती है, फिर से आ जाती है, वो अवस्था है पश्चावस्था। टेलोफेज में फिर से वो लुप्त जो होती है वो आ जाती है। चलो 2 आंसर यहाँ बता दिया मैंने, दोनों याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोसिस किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली पुनः दिखाई पड़ने लगती है? मैंने बता दिया अभी आंसर, टेलोफेज। इसका आंसर भी बताया ना यहाँ, टेलोफेज। इसका आंसर होगा टेलोफेज। उसी क्वेश्चन को पूछ दिया दूसरे ढंग से। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया क्या है बोलो? प्रोकैरियोट। यूकैरियोट तो होगा नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, प्रोकैरियोट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 33, सेंट्रोमियर भाग है। सेंट्रोमियर भाग है क्रोमोसोम्स का, सेंट्रोसोम का। तुम बता सकते हो सेंट्रोमियर किस में दिखता है? बताओ। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स में दिखता है। क्रोमोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, स्पिंडल, किस में दिखता है बताओ फटाफट। तो सेंट्रोमियर किस में दिखता है? तुम लोग सेंट्रोमियर दिखता है क्रोमोसोम पर। सबको पता है सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का चित्र तुम लोग बनाए होंगे, अभी तो हम बताएं सेंट्रोमियर का चित्र देख करके। इसका आंसर होगा क्रोमोसोम। चलो नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? माइटोसिस कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम विषुवत रेखा पर व्यवस्थित हो जाती है? विषुवत रेखीय भाग में जब क्रोमोसोम चले जाते हैं विषुवत रेखीय भाग में, उस अवस्था को कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज मतलब मध्यावस्था।
क्या कहते हैं उसको हम लोग? मध्या अवस्था। इसका आंसर होगा मेटाफेज। उसमें क्या होता है मैं बता दूं एक बार तुम लोग को। उसमें होता क्या है बच्चों, उसमें क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होता, ये जो कुंद्रक है उसमें सारे जो गुणसूत्र रहते हैं वो आ करके यहाँ पे सज जाते हैं। ये ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है और ये विषुवतीय रेखा है। तो सारे गुणसूत्र जो है विषुवतीय रेखा पे आके सज जाते हैं, हो जाते हैं। वो आंसर है मध्यावस्था। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। खमीर में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? खमीर में, और 35 नंबर क्वेश्चन है ये, 35 नंबर, किस तरह को, तो ईस्ट पता है तुम लोग को, एक कोशिकीय जीव है, प्राणी है ये। इसमें अमाइटोसिस होता है, अमाइटोसिस। बी नंबर आंसर क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र का कौन सा भाग कोशिका विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? कोशिका विभाजन करने के लिए केंद्रक का कौन सा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है? तो केंद्रक का कौन सा? रेटिकुलम। कौन सा भाग सबसे इंपॉर्टेंट है बोलो? वो है रेटिकुलम। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37, माइटोसिस कोशिका विभाजन की पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था क्या क्या है? 4 फेज है, अद्यावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अत्यावस्था। तो अद्यावस्था यानी कि प्रोफेज, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेज, यही जो है पहला अवस्था है। तो चलो बच्चों हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं कि माइटोसिस कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था का नाम बताओ। तो अंतिम अवस्था क्या होगा? ये होगा अंत्य, टेलोफेज। बी नंबर, टेलोफेज। 4 फेज तुम लोग पढ़े हो। प्रत्येक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या कितनी होती है? तुम लोग को बताए थे बच्चे कि क्रोमेटिड्स जब तुम लोग पढ़े थे तो तुम लोग को दिखाए थे कि 2 क्रोमेटिड्स एक साथ एक जगह पे जुड़े रहते हैं, इस तरह के सेंट्रोमियर पे। तो क्रोमेटिड्स की संख्या कितने होंगे बोलो? 2 होंगे। प्रत्येक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारियों के शरीर में कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है। चलो देख लो ये 40 नंबर क्वेश्चन कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारियों के शारीरिक कोशिका में, जीवधारियों के शारीरिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा डिप्लॉयड अवस्था में रहते हैं। डिप्लॉयड किसको कहते हैं बोलो? 2n को डिप्लॉयड कहते हैं, माने जो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड अवस्था मतलब क्या हुआ बोलो? डिप्लॉयड अवस्था मतलब हुआ, इसका आंसर होगा डिप्लॉयड। डिप्लॉय मतलब 2n। 2n किसको कहते हैं? जब क्रोमोसोम की संख्या पूरी हो। जैसे मान लो कि हम लोग मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बताओ? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। तो अगर ये पूरा 46 क्रोमोसोम होगा तभी लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारियों के शारीरिक कोशिका में कितनी होती है? 46 होती है। इसलिए इसको हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। माइटोसिस किस अवस्था में क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होने लगते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई हमेशा परीक्षा में आता है इस तरह क्वेश्चन। तो माइटोसिस की किस अवस्था में? 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो तुम लोगों को पता है कि क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होने की जो अवस्था है वो चित्र में तुम लोग देखे होगे, तुम लोग बहुत सारे लंबे क्वेश्चन जो किए होगे तो देखे होगे कि इस तरह से क्रोमोसोम को दोनों ध्रुव की तरफ खींचने लगते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचने लगते हैं और ये गुणसूत्र चले जाते हैं दोनों ध्रुवों पर। तो ये अवस्था है, इस अवस्था को कहते हैं एनाफेज। चलो तो इसका सही आंसर मार लो। इसका सही आंसर होगा पश्चावस्था, पश्च अवस्था, एनाफेज। चलो बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कोशिका विभाजन में एक कोशिका कितनी बार विभाजित होती है? तो कोशिका मियोसिस कोशिका विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है, माइटोसिस में 1 बार। याद रखोगे हमेशा, मियोसिस में कोशिका विभाजन 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार होती है। तो इसका आंसर होगा 2 बार। चलो 43 नंबर क्वेश्चन कि साइटोप्लाज्म को के विभाजन को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर है, ये 23 नंबर क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखो यहाँ पे ये है 23 नंबर क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस,
कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, एमाइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बोलो, साइटोप्लाज्म की विधि को कहा जाता है, विभाजन की विधि को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तुम लोग पढ़े होगे, बड़े क्वेश्चन लॉन्ग आंसर किए होगे, तुम लोग पता होगा। और अगर दिक्कत हो रही है तो तुम लोग हमको बताओगे, मैं एक क्लास वीडियो बना दूंगा इसके लिए माइटोसिस के ऊपर। और ये 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तुम लोग सबको बता सकते हो। मनुष्य में शारीरिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है, सबको पता है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस तरह के परीक्षा में क्वेश्चंस। और हम लोग करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। बच्चों देख लो, वह क्रोमोसोम जिसके एक सिरे पर सेंट्रोमियर होता है, यानी कि ऐसा हो जाता है कि सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम कई तरह के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर मान लो कि एक क्रोमोसोम है, अगर बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर मान लो कि बीच में भी ना होकर यहाँ पर है, सेंट्रोमियर यहाँ ना होकर के एकदम किनारे पे है, तो सेंट्रोमियर का पोजीशन बदल सकता है। तो मेटासेंट्रिक बीच में होने से, थोड़ा सा बीच में और किनारे पे भी ना होकर थोड़ा सा बीच में ऊपर रहता है किनारे से, अंतिम सिरे थोड़ा सा नीचे, तो एक्रोसेंट्रिक। और एकदम किनारे में चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, नहीं आ रहा था मुझे, टेलोसेंट्रिक। टेल देखो चला गया, ये सेंट्रोमियर कहाँ चला गया? देखो इसको, इस चित्र को यहाँ ले आओ। देखो ये गुणसूत्र है, उसका एक सिरे पे चला गया है सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम के जिसके एक सिरे पे सेंट्रोमियर होता है उसको कहते हैं टेलोसेंट्रिक। तुमको पता है क्योंकि टेल मतलब किनारा चला गया, टेल एकदम पीछे, तो इसे टेलोसेंट्रिक कहते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के, ये है 46 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के कायिक कोशिका में ऑटोजोम की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन तुम लोग किए थे। ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोजोम की संख्या होती है 2 कम, 46 से 2 कम 44 होगा। और 2 तो हो गया गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, 40 और 2 46। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नर को प्रदर्शित करता है? सामान्य नर, ये तो तुम लोग बता सकते हो, फटाफट लिख के बताओ तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग, क्या होगा आंसर सही? 47 क्वेश्चन देखो, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नर को प्रदर्शित करता है? सामान्य नर को दिखाता है। 44A तो सब में होगा, अब तुम पहचान लिए होगे। तो नर में क्या होगा? 44A प्लस XY, 44A प्लस XY। और अगर स्त्री होता तो क्या हो जाता? बोलो, स्त्री होने से हो जाता 44A प्लस XX। ये तो सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। इस तरह के क्वेश्चंस लेकिन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि समसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान डैश अवस्था में न्यूक्लियस पुनः दिखाई पड़ता है। केंद्रक जब कोशिका विभाजित होते रहती है तो अंत में विभाजन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर से न्यूक्लियस पुनः दिखाई पड़ने लगता है। वो है लास्ट अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज अवस्था में वो पुनः दिखाई देने लगता है अंतिम अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पौधों में अलैंगिक जनन की इकाई क्या है? पौधों में अलैंगिक जनन की इकाई है क्या? बोलो, कलिका, स्पोर। इसका सही आंसर होगा स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फूल का वह भाग जो फल में परिणत होता है। चलो जवाब दो तुम लोग, कमेंट बॉक्स में लिखाओ, बताओ। 4 ऑप्शन है फूल का, ये देखो क्वेश्चन है ये, फूल का वह भाग जो फल में परिणत होता है। इसका 4 ऑप्शन है, परागकोश, पुष्पासन और वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो बता दो सही आंसर क्या होगा? तो फूल से फल में परिणत कौन होता है? फूल का वह भाग जो फल में परिणत होता है वो है अंडाशय। फूल से परिणत होता है वो क्या है? बोलो, अंडाशय। चलो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर। चलो आज हम लोग 50 ही रखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो चलो ये वीडियो कैसा लगा है तुम लोग को, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। और तुम लोग को देखता हूँ मैं कितने बच्चे तुम लोग सही किए हो। मैं यूट्यूब का ये वीडियो खोलूँगा, अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर देखूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के बच्चे सबको शेयर कर दो, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सर्किल हैं, और सबको शेयर करो ताकि ये मेहनत करके मैं जो वीडियो बच्चों लोगों के लिए बना रहा हूँ तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। जितने अधिक बच्चों को इससे लाभ होगा तो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलो बच्चों,
आज यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो ऊपर में दिया हुआ है, घंटी का जो आइकन है उस पर टिक करके क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप लोग का पता है ये बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2021। और ये लॉकडाउन में ये सारे जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और अच्छे रिजल्ट से पास करेंगे और अच्छा रिजल्ट होगा। आने वाले भविष्य में आपके सपने पूरे होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग कमेंट में जरूर लिखोगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉल्व करूंगा। डाउट क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो बताओगे, डाउट को मैंने सॉल्व करूंगा। उसके बाद में फिर इस तरह की वीडियो बनाऊंगा। ये भी बताओगे कि ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह का पहली बार मैंने ट्राई किया है बनाने का। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताओगे। चलो ठीक है, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, कोरोना से बच के रहो, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो।